हेलो फ्रेंड्स, हमने 2017 का पेपर निपटा लिया है। अब हम 2018 का शुरू करेंगे। एंड ये सेट ए है, ऑफिशियल पेपर है। ठीक है गाइस, इंजीनियरिंग सर्विसेज जो आप यूपीएससी के ऑफिशियल साइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आप एक बार खुद से भी पढ़ लेना एग्ज़ाम से पहले। तो हम सीधे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कोई काम नहीं आते एग्ज़ाम में, बस याद रखना नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और कुछ नहीं। रॉन्ग आंसर के 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ज़ीरो है। गाइस स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी फिर इजी क्वेश्चन आने लगे थे। देखो क्या कह रहा है, डायमीटर दे दिया, एक शाफ्ट का डायमीटर दे दिया, आरपीएम दे दिया, ठीक है, विद इन 200 mm लॉन्ग लेंथ दे दी, और विद ए जनरल, देखो एक शाफ्ट है और वो एक जनरल में है। ठीक है इस, तो जनरल का जो डायमीटर है वो 150.5 है और जो शाफ्ट का है वो 150 है। ठीक है इस, उसके बाद कह रहा है द यूनिफॉर्म एनुलर स्पेस इज़ फिल्ड विद ऑयल। ऑयल से ही भरते हैं इसको। बियरिंग्स है ना गाइस, बियरिंग्स तो आपने पढ़ा ही होगा, जनरल बियरिंग। उसकी जो विस्कोसिटी है वो पॉइस है, पॉइस में दे रखी है। तो ये जब भी याद रखना किसको किस में कन्वर्ट करना है। देखो दो चीज़ में विस्कोसिटी दे रखी होती है। कई जगह स्ट्रोक्स में दे रखी होती है, एक जगह दे रखी होती है पॉइस में। ठीक है इस, तो जब भी पॉइस दे रखा होगा तो आपको याद रखना है यू हैव टू डिवाइड बाय 10। ठीक है गाइस, वो ऐसा यूनिट में आ जाएगा। अब देखो हम शुरू करते हैं इस सवाल को। देखो देख के लग रहा है शियर स्ट्रेस पूछ रहा है। शियर स्ट्रेस मतलब टाउ म्यू यू बाय थिकनेस। ये होता है ना, आपने टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई पढ़ा होगा। फिर तो अब एक पहले ये लिखोगे फिर ये लिखोगे दो बार, तो वो नहीं करना ना हमें। तो हम डायरेक्ट टाउ इक्वल टू म्यू यू बाय थिकनेस लिख दिया। अब देखो म्यू की वैल्यू तो ये हो गई, यू क्या हो जाएगा, पाई डी एन बाय 60। ठीक है इस, तो अब यू इक्वल टू पाई, डायमीटर कितना है गाइस 150। ठीक है 150, एन कितना है 1500। रियली वेरी सॉरी गाइस, ये हो जाएगा 1500 और डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। और देखो ये एमएम में था, तो इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 1000 से और डिवाइड कर देंगे। ठीक है गाइस, तो देखो एक जीरो ये और 1500 का 2 जीरो ये कट जाएगा, 15 4 जा हो जाएगा। आंसर आ रहा है 15 पाई बाय 4। और तो कुछ नहीं छूट रहा है हमारा, ये 15 बचा है, पाई बचा, नीचे 4, तो वेलोसिटी आ गई 15 पाई बाय 4। हाँ ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। थिकनेस क्या हो जाएगा R2 माइनस R1, तो ये 150.5 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये मतलब D2 माइनस D1 बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5/2। इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएगा नीचे 10 टू 1/4 mm। ठीक है इस, अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। म्यू है 0.8/10, यू कितना है गाइस 15 पाई बाय 4, ये मीटर पर सेकंड में ही आया है वैल्यू, है ना। और टी दे रखा है गाइस 1/4, यानी कि 1/4 और mm में है, यानी कि 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, तो यानी कि इंटू 10⁻³ ठीक है इस, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0.8/10 आ रहा था, नीचे आएगा 100। अभी तक कोई डाउट नहीं है किसी को गाइस। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब देखो गाइस ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा और ये 100 से कट के तो क्या बचेगा, देखो गाइस 8 इंटू 15 इंटू पाई और इंटू 10⁻³ बचेगा। उससे में कोई मतलब भी नहीं है। ये हो जाएगा ना 10⁻³ -2, तो 10 बचेगा। अब इसको देखो हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसको, 15 8 जा 120, 15 8 जा 120,
इंटू पाई इंटू 10। देखो मैं बहुत जल्दी करूँगा एग्ज़ाम में, 15 जब 120 और 120 तो 36 यानी कि ये वाला आंसर एग्ज़ाम में तो ऐसे होगा। वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये 3.14 है। 12 3 जा कितना होता है, ये देखो 12 3 जा होगा 36, और ये 0.14 भी है, इसका मतलब ये थोड़ा सा बढ़ के 37 हो जाएगा। और उसके बाद 10 ये 10 ये और एक और पॉइंट लगाएंगे तो 3.7 हो जाएगा, और इंटू 10⁻3, और ये चला जाएगा किलो में, तो ये किलो में आ गया। तो गेटिंग में 0.37 एग्जैक्ट आंसर आ गया गाइस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो इनके तो नहीं होते हैं, डाई पाई ट्राई, तो एक ही बचा है। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन को है ना आप गैस भी कर सकते थे। देखो बाकी सब में डाई ट्राई पॉली, इनमें कोई चेंज है, या तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, लेकिन ये एक है सिंगल वन। तो अगर ऑड वन आउट करोगे तो मोनो को ही आप ऑड वन आउट करोगे। तो बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब कह रहा है शेयर स्ट्रेस टाउ नॉट पूछ रहा है फॉर स्टडी फुली डेवलप्ड फ्लो इन अ हॉरिजॉन्टल पाइप विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेंसिटी है। अब देखो गाइस इसको है ना आप डायमेंशन से निपटा दोगे। देखो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो रो वी स्क्वायर होता है। ठीक है, इस रो वी स्क्वायर स्ट्रेस होता है। कि कैसे निकाला आपने रो वी स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ का मास इंटू क्या होगा स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस होता क्या है, शेयर स्ट्रेस ही तो पूछ रहा है ना, टाउ। मैं वैसे आपको समझा रहा हूँ, वैसे आंसर हो जाएगा रो वी स्क्वायर एक है और रो वी स्क्वायर एक है, लेकिन एफ से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखो स्ट्रेस क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, फोर्स बटे एरिया होता है ना गाइस। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन और डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है गाइस, अब मास क्या होगा, डेंसिटी इनटू एरिया। अब फ्लो रेट है। ठीक है गाइस, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करें तो m डॉट v को भी फोर्स लिख सकते हैं हम, और ये रो ए वी हो जाएगा इनटू v। अब ये उसमें पढ़ते हैं ना आप गाइस, जो पानी टकराता है जब फ्लूइड में। अब रो ए वी स्क्वायर हो गया फोर्स, और रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो जाएगा टाउ। रो वी स्क्वायर हो गया ना गाइस। डायमेंशनली आपको पता होना चाहिए, ये तो मैंने कैलकुलेशन आपके सामने करी है, इसकी इतने की ज़रूरत नहीं है गाइस, समझ रहे गाइस, इतने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो टोटल एनर्जी और ऑफ अ पार्टिकल कह रहा है वेरियस प्लेसेस इन केस ऑफ परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोइंग इन कंटिन्यूस स्ट्रीम। देखो कह रहा है कि एक पार्टिकल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और फ्लो कर रहा है। मान लो एक पाइप है, मान लो इसमें फ्लो कर रहा है, कोई भी फ्लूइड है, फ्लूइड वाटर भी हो सकता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसमें वाटर फ्लो कर रहा है मान लिया। अब कह रहा है जैसे जैसे फ्लो करेगा तो इसमें क्या होगा, पाइप के यहाँ पे फ्रिक्शन का जो होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, लॉस। फ्रिक्शन लॉस होगा तो एनर्जी क्या होगी गाइस, डिक्रीज। एनर्जी गाइस डिक्रीज, लेकिन कब होगा। अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ, ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन परफेक्ट, हाँ अभी तक एनर्जी, लेकिन अब यहाँ पे एक कैच है। अब कह रहा है कि परफेक्ट का मतलब क्या हो गया गाइस, आइडियल। इनकम्प्रेसिबल, जब परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल होगा तो इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, और जब फ्रिक्शन की जीरो हो जाएगा तो एनर्जी क्या होगी गाइस, कांस्टेंट। और ये हम बर्नौली इक्वेशन भी पढ़ते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन में हम पढ़ते हैं कि जब परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है तो एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, प्रेशर हेड पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g और प्लस प्रेशर वेलोसिटी एंड जेड, ये क्या होगा, कांस्टेंट। वही पूछ रहा है बर्नौली। ठीक है, मैं तो एक्स्ट्रा समझाने लग गया था। कह रहा नॉर्मल स्ट्रेस विद इन एन आइसोट्रॉपिक टोटल स्ट्रेस वेरियस प्लेसेस में प्रेफरेंट। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर कांस्टेंट होगा। फोर्थ का आंसर सी। कह रहा था नॉर्मल स्ट्रेस विद इन एन आइसोट्रॉपिक न्यूटोनियन
फ्लूइड। देखो शियर स्ट्रेस क्या होता है, म्यू डी यू बाय डी वाई। तो शियर स्ट्रेस को बोलेगा तो वो विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा और विस्कोसिटी पे डिपेंड और वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है गाइस, नॉर्मल, ये शियर नहीं बोल रहा है, आप 2-3 मार के गलत करे आओगे। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा, वो क्या होता है, पी प्लस म्यू डी यू बाय वही म्यू डी यू बाय डी वाई होता है। पी होता है प्रेशर और ये। अब गाइस इसमें आप बता सकते हो कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, तीनों पे। प्रेशर पे भी है इसमें, म्यू पे भी है, डी यू बाई डी वाई पे भी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला आपको जो सिग्मा इक्वल टू पी प्लस ये पार्ट है, ये आपको गाइस स्टैंडर्ड बुक में मिलेगा, आपको सुब्रमण्यम में भी मिल जाएगा। सुब्रमण्या जो है अच्छी किताब है सुब्रमण्या, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिम ऑफ बॉइलिंग कर कैन बी कंसिडर्ड एज रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन का जस्ट रिवर्स। इसमें 3-4 रेजिम होते हैं ना बॉइलिंग के, ये ऐसे करके जो रेजिम होते हैं डिफरेंट बॉइलिंग। फिल्म बॉइलिंग में पहले न्यूक्लिएट बॉइलिंग स्टार्ट होता है, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, फिर ट्रांजिशन, फिल्म, है ना, ऐसे होता है ना। तो इसमें पूछ रहा है ऐसे कौन सा है। देखो कंडेंसेशन जब होता है ना किसी भी सरफेस के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या बनती है, एक फिल्म बनती है। समझ रहे गाइस, जब भी कंडेंसेशन होता है तो उसके ऊपर जब कंडेंसेशन होता है तो ऐसे एक फिल्म बनती है पानी की, वो फिल्म बॉइलिंग की बात कर रहा है। ठीक है गाइस, ज़्यादा समझने का नहीं है, याद करने का है। और अगर समझना है तो गाइस फिर पूरा बॉइलिंग और कंडेंसेशन बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अब बस इतना समझ लीजिए, आप डिफरेंट रेजिम्स को याद कर लीजिए। न्यूक्लिएट में क्या होता है, सबसे पहले जब हम किसी सरफेस के ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले बबल्स बनने स्टार्ट होते हैं, फिर वो बबल्स ऊपर जाते हैं, फिर वो पूरा, तो ये न्यूक्लिएट बनता है ना। एक पॉइंट पे न्यूक्लियस होता है, वो ऊपर जाता है, वो फूटता है, फ्री कन्वेक्शन होता है, ट्रांजिशन होता है, उसके बाद फाइनली फिल्म, फिर रेडिएशन होता है। वो पूरा प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा इस। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा कह रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर डेवलप्ड बाय पंप। पंप का टोटल प्रेशर पूछ रहा है, वो भी एब्सोल्यूट। तो गाइस जब एब्सोल्यूट निकालते हैं तो पी एटमॉस्फेयर प्लस बाकी जो प्रेशर पंप का होगा। ठीक है, अब पंप प्रेशर निकालना है तो देखो फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा है, तो जब भी फ्रिक्शन फैक्टर दे रखा हो और प्रेशर की बात हो रही हो तो हेड लॉस निकाल लो सीधे, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा अभी, मैं आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है एक पंप है, चलो पढ़ देता हूँ आपके लिए। पंप है जिसमें 5 मीटर तक डिलीवर करना है, लेंथ दे रखा है, डायमीटर दे दिया, फ्रिक्शन फैक्टर दे दिया, वेलोसिटी दे दी। यूनिट देख के पता चल रहा है क्या दे रखा है। देखो एफ दे रखा है 0.01, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है 4 किलोमीटर, तो इसको 4000 मीटर लग दी। वेलोसिटी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 एफ एल वी स्क्वायर बाय 2, जी को ले लेता हूँ 10 और डी 2 GD। डायमीटर कितना है गाइस, डायमीटर है 0.2। ठीक है इस मीटर, तो पॉइंट हटाया, ये 10 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 है, 4 से 4 कट गया, ये 2 जीरो हटाई, ये कट गया। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आ गया, मतलब पंप को फ्रिक्शन तो ओवरकम करना ही होगा। फिर एक स्टैटिक हेड भी दे रहा है, एच स्टैटिक 5 मीटर, तो एच टोटल क्या हो जाएगा 45। ये पंप का हेड हो गया, एच पंप, हेड पंप। और फिर एच क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक हेड, एच एटीएम प्लस एच पंप। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच इक्वल टू 45 और प्लस 10.3, यह 55 के आसपास आएगा। अब आप देखो 55 सोचते ही 55 मार दो, गलत हो जाएगा। ये हेड आया है 55 मीटर। प्रेशर क्या होगा, रो जी एच, रो कितना है 10⁻3, जी कितना है 10 और एच कितना है 55। तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 55 इंटू 10⁻4। अब बार में पूछा है तो इसको हम 10⁻5 से डिवाइड कर देंगे तो बार में आ जाएगा, तो 4 से 1 0 और ये 5.5 आ जाएगा बार। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन था ये, बट इतना भी कुछ नहीं था। पहले हमने फ्रिक्शन लॉस निकाला, देखो इस आसान से फ्रिक्शन लॉस में स्टैटिक जोड़ा और फिर एटमॉस्फेरिक जोड़ा, 3 स्टेप थे, उसको फिर बार में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब वॉल है,
थिकनेस दे दी, मुझे देखते ही पता लग गया, टेम्परेचर दे दिया, के दे दिया, हीट पूछा है, क्यू क्या होता है, के क्यू बाई ए निकालेंगे, डी क्यू ए डी टी बाई डी एक्स। के कितना है 0.51, डी टी कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस 50 - 25, लिख ही देता हूँ आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2/1000 मीटर और 0.2। ठीक है, इस अब 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/2। ठीक है, नीचे फिर 0.2 आ गया, और ऊपर कितना आ जाएगा 25, पॉइंट हटाएंगे 10। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और 60 के आसपास वाली वैल्यू है, अब 2 वैल्यू आ गई तो और थोड़ा और क्लोज जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 मतलब 25/4 की वैल्यू निकाल लो आप, 4 6 ज़ा 24 है ना, 110। ठीक है, इस एग्जैक्ट क्योंकि 0.51 भी है ना, उसको मैंने वो नहीं लिया है, 4 1 4 2 Z मतलब 62, और 10 है तो 62 के आसपास आ रहा है, तो 62 के आसपास ए है गाइस। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन है वो आप कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, इस ए आ जाएगा, यही है बस, ये कंसेप्ट यही है, मैंने आपको बताया भी कैसे करना है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, देखो इसमें क्या पढ़ना है, फ्लोटिंग है, स्टेबल है, सी जी कह रहा है बिलो मेटा सेंटर। ठीक है, ये एपी सेंटर कुछ होता ही नहीं, सेंट्रोइड कुछ नहीं इसमें। उसके बाद कह रहा है, अब देखो ये कितना पूछा, क्या है वर्क डन, कह रहा है वॉल्व है, इवैक्यूएट हो रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो आपको कुछ नहीं दिया, आप कंसेप्ट लगाओगे कुछ कुछ कि पाइप बनाओ, एक वॉल्व बनाओगे, इवैक्यूएट कर रहा है, बॉटल है, एक बॉटल बनाओगे आप, उसमें से यहाँ पे एक वॉल्व लगाओगे, उसमें से फिर एयर निकलेगा, तो ये नहीं यार, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, पीवी करो, वर्क डन कुछ ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि जो पास्कल इंटू मीटर क्यूब ये जूल की यूनिट है गाइस, तो पीवी करो 100 और 6, 100 × 6 करो, 60 के आसपास कोई है आंसर। दिमाग प्रीलिम्स में बोल ही नहीं रहा, आपको कंसेप्ट सोचना है, समझ रहे हैं गाइस, आपको तो बस गेस करना है। ठीक है गाइस, अब अगला सवाल करते हैं। इसमें पूछा क्या एफिशिएंसी, और कुछ प्रोसेस दे रखे हैं, मैं ये सब तो कुछ पढ़ने का ही नहीं होता, हीट दे रखा है, वर्क दे रखा है, एफिशिएंसी, तो देखो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट बाय क्यू इनपुट, ये मेरे दिमाग में है, आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, इस वर्क आउटपुट कितना है गाइस, वर्क आउटपुट है 50 बाय द गैस ऑन द गैस, यानी कि ये हो जाएगा 50 - 20 वर्क 30, मैं तो डायरेक्ट 30 लिखूँगा, जैसे मैंने देखा, देखो कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को, 50 - 20 30 टू द गैस मतलब वर्क डन इनपुट क्यू इनपुट, जो टू द गैस मतलब गैस पे किया गया है बाय 30, 3/8 यानी कि क्या हो जाएगा 30, 8 3 ज़ा 24, 3 वाला एक ही ऑप्शन है आंसर। समझ गए, इतना फास्ट करना पड़ता है। अब आपको बता दें जैसे क्यू इनपुट, अब क्यू इनपुट क्या होगा देखो गाइस, एक होता है गैस फ्रॉम द हीट लॉस फ्रॉम द गैस, मतलब गैस से हीट लॉस हो रही है, ये लॉस है। ठीक है, ये टू द गैस, हीट टू द गैस, हीट ट्रांसफ़र, इसको पढ़ो, हीट ट्रांसफ़र टू द गैस मतलब ये हीट ऐड हो रही है, वही हमारा इनपुट होगा, तो वही 30 नेटवर्क बाय 80 विच इज़। ठीक है, इस कह रहा है स्टील टैंक है, हॉट इन्वायरमेंट में प्लेस किया है, 5 kg एयर है। ठीक है, मास निकाल लिया, 5 kg दे रखा है पहले एक टैंक में, एक स्टील टैंक है उसमें 5 kg। देखो एग्ज़ाम में तो मुझे पता है, सवाल देखते ही मैं समझ गया कि कितनी एयर निकली है, तो फाइनल कंडीशन पे मैं पी वी को टू आर टी निकालूंगा और फिर डिफरेंस कर दूंगा, मुझे पता है क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखना वही करूँगा, देख के पता लग गया, इसे कहते हैं प्रैक्टिस। 5 kg एयर है गाइस, ये पी दे दिया और टी दे दिया, इनिशियल कंडीशन है 1 मान लेते हैं, 1। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, P1, ये T1। उसके बाद पोर्शन ऑफ एयर इज़ रिलीज टिल द प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया, ये P2 हो गया गाइस। लेटर द टेम्परेचर ऑफ एयर इन द टैंक, जो टेम्परेचर एयर हो गया वो इतना हो गया T2। ठीक है गाइस, अब हमें पूछा है क्वांटिटी ऑफ एयर अलाउड टू स्केप, कितनी जो एयर की क्वांटिटी है वो अब देखो आपको लग रहा होगा कि साला जब हमें एम जो है मास वो पी वी बाई आर टी होता है, यही होता है, तो हमें सेकंड कंडीशन में ये दे रखा है, तो ये पहले कंडीशन में इतना क्यों दिया है, इसलिए दिया है कि आप पहले टैंक का वॉल्यूम नहीं पता हमें, वी नहीं पता, तो हम पहले मास दे रखा है 5 kg, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो
5 इंटू इस फॉर्मूले से ही 5 इंटू आर टी, तो आर कितना हो जाएगा गाइस एयर के लिए, एयर ही है गाइस, कहीं आपको दिख रहा है एयर वर्ड, बस एयर पढ़े, एयर दिख रहा है, तो आर जो एयर का होता है वो 0.287 होता है किलो जूल पर के जी केल्विन, ठीक है गाइस। तो 0.287 आर टी कितना होगा गाइस। अगर मान लो यूनिट में गड़बड़ भी होगी ना तो आप इसी यूनिट में दोबारा रख दोगे तो आंसर वही आएगा केजी, समझ रहे गाइस। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी कि 303 केल्विन, 30 डिग्री है प्लस 273 303 केल्विन, ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन है गाइस, ठीक है। और डिवाइडेड बाय प्रेशर, ये वॉल्यूम हो जाएगा गाइस, प्रेशर कितना है डिवाइडेड बाय 4। अभी मैं वैल्यू निकाल नहीं रहा हूँ गाइस, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दूंगा दोबारा। अब फिर M2 निकालूंगा, प्रेशर कितना है 2, ये ATM में ही है ना नीचे, ऊपर भी ATM में रखूँगा, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कट जाएगा, ठीक है इस 2 मास, वॉल्यूम कितना है यही, तो वॉल्यूम ये वाला पार्ट हो जाएगा 5.287 इंटू 303 और डिवाइडेड बाय गाइस, ठीक है 303 डिवाइडेड बाय 4, ये आर फिर 0.287, वैसे तो वैल्यू नहीं भी रखता ना, आर तो कट ही जाना था, ठीक है। और टी कितना दे दिया 150, तो 150 और 273, 3 7 बार का तो हासिल लगाए 4, 423 हो गया गाइस, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 273 में 100 जोड़ेंगे 373 और फिर 50 जोड़ेंगे, तो 50 जोड़ेंगे तो 30 और 20, ठीक है एकदम 100% से। देखो ये ऐसे कट गया, ये 2 से चला गया, अब बचा क्या, M2 में बचा है 5303। मैं आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, नहीं मैं तो बहुत मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैं 30 मार खाऊँ, लेकिन मैं इसको तेज़ी में उड़ाऊँगा फिर, क्योंकि आंसर देखो या तो मेरे पास 4 की लाइन में आएगा 3 की लाइन में आएगा, इतना तो मैं निकाल ही लूँगा तेज़ी में। अब ये वैल्यू निकालनी है और इसको फिर इससे 5 से घटा देना है, वही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये फाइनल मास है, दिस इज़ फाइनल मास, समझ रहे गाइस। अब इस वैल्यू को आप निकालिए, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, देखो तो इसको मैं 300 मान लूँगा, ईजी हो जाएगा। ये क्या हो गया 150 है ना, 150 हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कर दूँगा, देखो कंसेप्ट देखो, 5 8 जा 40, 425 करके 5 8 जा 40, ठीक है 2 85। अब ये ईजिली कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, 17 पंजे 85, 5 1 जा 5 3, ठीक है, और 5 3 जा 15 30। अब 17 से काटना कितना आसान है, 17 एकम 17, 17 से इसको डिवाइड करना आसान है, 17 एकम 17 13 30, 17 पंजे 17 छिंग 102, 17 सत्ते तो 1.7 आ गया। अब 5 में से 1 तो अब 5 माइनस 1.73, M1 माइनस M2, वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 0.73 कितना हो जाएगा 3.2 के लमसम आ जाएगा, 3.2 या 3.3, ठीक है इस तो 12 आंसर क्या आ जाएगा 3.73 डी। आपके सामने पूरा सॉल्व किया मैंने गाइस, अब अगर आप कहोगे तो एक बार स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा इस सवाल को ना आपके लिए। देखो गाइस पहले मैंने क्या किया, मास का फॉर्मूला है PV बाय RT, इक्वेशन होती है PV इक्वल टू MRT, ठीक है। तो पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम होगा M है 5 पहले केस में है ना, पहले V1 निकालेंगे M1 और ये मेंस में भी आ सकता है M1 RT1 बाय P1, मतलब मैं क्या करता हूँ ना ऐसे ही कर देता हूँ, कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, स्टेप समझा देता हूँ। V1 आ गया, अब M2 निकालेंगे, M2 हो जाएगा P2V बाय RT2, टैंक का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो P2 V की V1 बराबर V2 होगा, तो इसको M1 RT1 बाय P1 और RT2, तो R से R गया, तो ये क्या बचा M1 M2 इक्वल टू M1 P2 M1 P2 T1 बाय यहाँ पे T2 P1, ये बचा। और M2 M1 माइनस M2 की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ पुट कर देंगे और ये 5 है आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस।
ये मैंने आपके लिए एक प्रोसेस भी समझा दिया है, टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, अब जल्दी जल्दी करते हैं बाकी क्वेश्चन। देखो एंट्रोपी इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, गलत, एंट्रोपी सेकंड लॉ है भाई। अब आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी आपको याद आ जाएगा, एंट्रोपी हम बाद में पढ़ते हैं सेकंड लॉ आने के बाद, और फर्स्ट लॉ आते हैं तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। समझ रहे हो गाइस, फर्स्ट लॉ में क्या है, एनर्जी। यार समझाने में टाइम लगता है, बट मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ। और जैसे ही फर्स्ट गलत होगा आंसर आ जाएगा सी। बाकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट आप रट लीजिए, आता है दोबारा। इंटर एनर्जी ऑफ आइडियल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आइडियल गैस के लिए जो इंटर एनर्जी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, 100% करेक्ट। ठीक है गाइस, 13 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है हीट रिजर्वायर है, टेम्परेचर हाइयर लोअर दे दिया, अवेलेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, अवेलेबिलिटी देखो गाइस, एफिशिएंसी निकालो पहले। एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर। जल्दी करता हूँ मैं, 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 27 को 300 के बराबर मानना है। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, कैलकुलेशन में बहुत इजी करता है। 27 को 300 माना तो इसमें भी 27 को 300 किया और प्लस 900 तो 1200। 1 माइनस 300 बाय 1200 लग भी रहा है, देखो 300 बाय 1200 मतलब 4 का फैक्टर लग रहा है, 4 यानी कि 25%। 25% वाला एक ही ऑप्शन है डी। सॉल्व नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये 3 4 जा 12, 1 माइनस इतना कितना आ गया 3/4 और 0.75। और एफिशिएंसी ही अवेलेबिलिटी होती है 100%, तो इसको परसेंटेज वाइज क्या लिखेंगे 75%। ठीक है गाइस। यार ऑर्डिनेट एन एब्सिस ऑफ डायग्राम दैट डिपिक्ट्स आइसोबारिक प्रोसेस एज हाइपरबोला। अब देखो आइसोबारिक को हाइपरबोला निकालना, वो भी आइडियल गैस। जब भी आइडियल गैस लिखा हो ना गाइस, तो सबसे पहले पी वी इक्वल टू एम आर टी लिख दो। अब हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, लेकिन देखो इसमें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम है लेकिन इंटर एनर्जी नहीं है, टेम्परेचर लिखा है, डेंसिटी लिखा है, कुछ एंट्रोपी लिखा है। देखो इस इक्वेशन से कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, इस इक्वेशन लेकिन ये आ रहा है P इक्वल टू एम बाई वी आर टी और P इक्वल टू रो आर टी। ये हम डायरेक्ट भी लिखते हैं गाइस, P इक्वल टू रो आर टी आइडियल गैस इक्वेशन। देखो P इक्वल टू P बाय आर लगा लेते हैं इक्वल टू रो टी। ठीक है गाइस। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, P कांस्टेंट और R की वैल्यू भी फिक्स है कांस्टेंट, तो रो टी कांस्टेंट आ गया और रो और टी कांस्टेंट आएगा, तो यही पैराबोलिक इक्वेशन होती है, रो टी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, सॉरी मैंने पैराबोला बोल दिया, हाइपरबोला। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी और टेम्परेचर सी। मैथमेटिक्स से हो गया गाइस, मैथमेटिक्स इंप्रूव करिए अपनी, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। देखो एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज एब्सोल्यूट जीरो। एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन मतलब कोई चीज़ एकदम प्योर है, कह रहा है इज एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी एकदम ज़ीरो कर दिया है, तो ज़ीरो है, तो मतलब लग रहा है कि हाँ सही हो सकता है। नहीं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी यही होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि 0 केल्विन, समझ रहे हो गाइज। फिर एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, डिपेंड्स अपॉनली ऑन द टेम्परेचर। सही बात है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, यही तो कार्नोट प्रिंसिपल है गाइज। ये सेम टेम्परेचर के बीच में कोई सा भी फ्लूइड लगाते जाइए एफिशिएंसी सेम आएगी। कार्नोट थ्योरम स्टेट दैट ऑल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड गिवन सिंक नन एज हायर एफिशिएंसी दैन रिवर्सिबल इंजन। सेम, ये दोनों बस अलग अलग लैंग्वेज में बातें हैं, सेम थिंग, समझ रहे गाइस, सेम थिंग कह रहा है। तो इसमें क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है गाइस। इन स्टेटमेंट्स को ना आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए, ये अगले साल के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो गाइस, इसमें कह रहा है इंजन वर्क ऑन बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग दिस टेम्परेचर दे दिया, हीट सप्लाई दे दिया, आउटपुट पूछ रहा है गाइस, वर्क पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी होती है वर्क, समझ रहे गाइस। एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 माइनस यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर। अब देखो आपके लिए फार्मूला लिखता हूँ, वरना मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा। 1 माइनस टी लोअर 400, देखो गाइस ये इसका डबल लग रहा है, तो 50% एफिशिएंसी देख के लग रही है, और 50% एफिशिएंसी है, हीट इनपुट इतना है, तो आंसर 50 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, समझ रहे गाइस। 800 1/2 0.5 आ गया, और एफिशिएंसी होती है वर्क डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट, तो वर्क क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 50। ठीक है गाइस।
फास्ट मेथड भी बताया आपको कैसे करना है। अब देखो इस सवाल को फास्ट से करेंगे। कह रहा है COP दे दी, COP दे दिया और वर्क इनपुट रेफ्रिजरेशन, अरे यार COP देखो फास्ट से करेंगे तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय 10, ये हो गया 60। अरे लेकिन देखो गलत आंसर, अगर 60 देता तो शायद हमारा गलत हो जाता। हीट पंप दिया है और मशीन को वर्क करना है रेफ्रिजरेटर, तो 6 - 1 होगा, तो 5 × 10 50 हो जाएगा आंसर। देखो रेफ्रिजरेशन ऑफ COP ऑफ R जो होता है वो COP ऑफ H - 1 होता है, हीट पंप और हीट, तो 6 - 1 5 इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस जल्दी में तो मैं समझूंगा थोड़ी, मेरे को तो गलती पता लगी, सही किया, आगे बढ़ा। अब कह रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट के बारे में ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज विद क्लॉसियस सेकंड लॉ। क्लॉसियस सेकंड लॉ मतलब समझ रहे हो गाइस, देखते ही पता लग रहा है। ऑड वन आउट भी है, देखो ये टरबाइन, गैस टरबाइन, इंजन, पावर, इन तीनों में क्या हो रहा है, पावर प्रोड्यूस हो रही है, समझ रहे गाइस, पावर प्रोड्यूस हो रही है। और इसमें क्या हो रही है, पावर कंज्यूम हो रही है। एक ही डिवाइस है, ऑड वन आउट कर सकते हैं, और बाकी पता है कि केल्विन स्टेटमेंट जो होती है वो इंजन के लिए और क्लॉसियस होती है वो रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी करेंगे। द नेट चेंज इन एंट्रोपी पूछा है फ्लूइड का गाइस, है ना। और कार्नोट रिवर्सिबल इंजन है, ये टेम्परेचर दे दिया और प्रोड्यूसेस नेट पावर पे दे दिया। ठीक है गाइस, अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब पावर की वजह से एंट्रोपी चेंज क्या होगा, कुछ भी नहीं। एंट्रोपी चेंज क्या, देखो पूछा है रिवर्सिबल कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन दिस एंड दिस एंड प्रोड्यूस नेट पावर दिस, द चेंज इन एंट्रोपी वर्किंग ड्यू टू हीट एडिशन। देखो अगर नेट पूछता ना गाइस, नेट, तो नेट रिवर्सिबल में नेट जीरो हो जाता है, लेकिन इसने पूछा है द चेंज इन एंट्रोपी वर्किंग ड्यूरिंग हीट एडिशन प्रोसेस। हीट एडिशन प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, तो मैं हमें इसमें है ना एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी गाइस। देखो अब 27 300 और ये 300 1800, तो 1 - 300 बाय 1800। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, इस 1/6, 6 लिया 5/6, ये हो जाएगा वर्क, ये हो जाएगा वर्क बाय क्यू। ठीक है, इस और वर्क कितना है 400 और ये हो जाएगा क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा 400 × 6/5, 5 8 जा 40, 5 8 40 होता है ना, 8 जा 40 80, 8 6 जा 480, 480 आ गया गाइस क्यू। और एंट्रोपी क्या हो जाएगा क्यू बाय टी, क्योंकि हीट एडिशन नेट कार्नोट जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना उसमें नेट तो जीरो हो जाएगा, नेट डेल्टा एस। ठीक है, इस तो एक प्रोसेस के लिए पूछ रहा है बस, ये हीट एडिशन, तो 480 ये किलोवाट में आया है, किलोवाट, और डिवाइडेड बाय हीट एडिशन का टेम्परेचर कहते हैं रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है, तो हीट एडिशन तो हाई पे होती है ना गाइस, तो इसको नीचे कर देंगे हम 1800। ठीक है, 27 को 300 1800। अब इसको सॉल्व करना है हमें, देखो गाइस 1 0 से 1 0, 6 8 जा 48 और 6 3 जा 30, फिर 2 से काटा 4 पे 15। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 पॉइंट मतलब 4/15 आ रहा है, लगभग 1/4 आ रहा है, 0.25 के आसपास आ रहा है। अब देख लेते हैं, और इसको बढ़ा रहा हूँ नीचे वाली वैल्यू, तो ओवरऑल 0.25 से कम आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, फिर भी डिवाइड कर लेते हैं, ये 40 हो जाएगा, है ना। 5 2 जा फिर 10 6, सॉरी नीचे वाला बढ़ाया तो ओवर वाली घटी है ना, मतलब तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा आएगी 0.25 से, तो 0.2666 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई गाइस। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.266। अच्छा क्वेश्चन था ये, हीट एडिशन, ये इस क्वेश्चन का कैच था, हीट एडिशन प्रोसेस में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीट एब्जॉर्ब इन पाथ 1 4 3, इस पाथ में हीट एब्जॉर्ब पूछ रहा है कितना होगा। अब देखो गाइस, कह रहा है सिस्टम एब्जॉर्ब्स 100 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 1 2 3 प्रोसेस में दे दिया इसने गाइस, 1 2 3 जो प्रोसेस है इसमें कह रहा है 100 किलो जूल ऑफ हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी है, और ठीक है, अब 100 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब और इतने वर्क डन एंड डज इतने वर्क। ठीक है,
सेम सिस्टम डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क अलॉन्ग पाथ 143। अब देखो 143 और ये इसको बस हमें अपोजिट करना है। नेटवर्क जो सब साइकिल होता है ना गाइस, साइकिल में नेटवर्क और नेट हीट बराबर होता है इन अ साइकिल। तो अगर मैं साइकिल इसको ऐसे करके ऐसे मानूँ कि मान लो ऐसे गया है और ऐसे आ गया, तो इस साइकिल में, ठीक है गाइस, इस साइकिल में नेटवर्क दे रखा है कि सिस्टम एब्जॉर्ब्स यानी हीट गेन +100 क्यू, ठीक है गाइस, और +60 वर्क है, सिस्टम ने काम किया है। तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, इस केस में वर्क मान लेते हैं W। नेटवर्क डायरेक्शन याद करना है, ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। और हीट मान लेते हैं क्या है, सिस्टम डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क। डज मतलब ये W1 W123 प्लस W341। देखो मैं एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करूँगा, एग्ज़ाम में देखो आपके सामने पहले एग्ज़ाम का तरीके से कर देता हूँ। देखो गाइस क्या करूँगा मैं कि वर्क पहले दे रखा है, वर्क कर लेता हूँ 60 1 2 3 में, और 143 में दे दिया इसने, 143 में मुझे 20 दिया है, तो 341 के हिसाब से अगर मैं करूँगा तो -20 हो जाएगा, ठीक है। और इधर +100 दे रखा है, सिस्टम एब्जॉर्व कर रहा है, और इसमें मैंने Q मान लिया। तो ये कितना हो जाएगा, 60 में 20 किया 40 -100 इक्वल टू Q। तो Q आ गया -60। लेकिन ये 60 आया है, -60 आया है प्रोसेस 341 के लिए, इसने पूछा है 143 के लिए, तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा +60। समझ रहे हैं गाइस। तो मैं ऐसे करूँगा इसको एग्ज़ाम में कि इसका आंसर यहाँ से 143 के लिए प्लस हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा D। तो बहुत टफ नहीं है गाइस, लेकिन कंसेप्ट समझ आना। देखो कंसेप्ट समझो क्या है, फिर Q123 प्लस W123, दिस इज़ सॉरी ये वाला पार्ट 341 गाइस, दिस इज़ फर्स्ट लॉ नेट इन अ साइकिल, ठीक है। अब W कितना है, मैंने यहाँ लिखा था W 60 है, 34 के लिए रिवर्स हो जाएगा, यहाँ ऐसे जाने के लिए +20 था, तो ऐसे जाने के लिए -20 हो जाएगा, ठीक है। इस -20 Q +100 है क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हुई है, सॉरी ये Q आएगा, और ये Q हो जाएगा 341। तो यहाँ से वैल्यू आ गई -60 और 341, तो अगर Q 143 के लिए निकालेंगे तो +60। ये कंसेप्ट है गाइस, समझ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था। इंजन कनेक्टेड इन सीरीज़ एफिशिएंसी दे दी, और इफ़ न्यू एफिशिएंसी सीरीज़ में देखो, अब मुझे नहीं पता क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, कुछ जुगाड़ लगाऊंगा। देखो एक फॉर्मूला होता है, मैंने पढ़ा एफिशिएंसी 1 प्लस एफिशिएंसी 2 माइनस एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2/100, एक फॉर्मूला होता है। इससे देखो आंसर आ रहा है, पता नहीं मुझे लगेगा कि नहीं, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। 60 × 50 डिवाइडेड बाई 100, 6 5 11 -30 कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, मतलब एक ऑप्शन मैच हो रहा है गाइस। अब अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं, तो ऐसे हो रहा है, और ये होता है एफिशिएंसी सीरीज़ का फॉर्मूला होता है जब दो इंजन सीरीज़, आपको बेसिक से भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर एग्ज़ाम में अगर आप बेसिक से करोगे, इंजन को बनाओगे, एक से हीट रिजेक्ट फिर दूसरे में डालोगे, तो फिर आपने साल भर क्या पढ़ा, साल भर तो आपने डेरिवेशन करी है ना, अब तो एग्ज़ाम में टाइम है उसको अप्लाई करने का। अब कह रहा है कंसिडर दी फॉलोइंग अबाउट एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। कह रहा है सेम कंप्रेशन रेशियो, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है, ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग कट ऑफ रेशियो। अच्छा ठीक है, मान लिया, ठीक है, इस मान लिया। उसका दूसरा फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम इनपुट, हम रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढते हैं ऐसे सवालों में। और सेम कंप्रेशन रेशियो आ रहा है और सेम इनपुट हीट इनपुट, डीजल साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। देखो देखते ही मुझे, मैं ढूंढ रहा था ना, मुझे पहला नहीं पता, लेकिन ये ढूंढ गया। एक ही केस होता है, वो एक ही केस होता है जिसमें एफिशिएंसी ऑफ ऑटो जो होती है वो ग्रेटर होती है एफिशिएंसी ऑफ डीजल व्हेन आर सेम है ना। अब रेस्ट ऑफ द केस पूरे, अगर आप जितने भी केसेस पढ़ोगे, कोई भी, तो उसमें एफिशिएंसी ऑफ डीजल ग्रेटर होता है ऑटो से। रेस्ट ऐसे पढ़ता हूँ मैं, बस कंपैरिजन हो गया ऑटो डीजल का, और डुअल हमेशा बीच में रहता है, कंपैरिजन इससे बाहर कुछ नहीं। और इस ये आपको याद है अगर, तो आपको और कुछ नहीं चाहिए,
आंसर आ जाएगा। दूसरा काटिए, सी, इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ रहे हैं गाइस? अब अगला क्वेश्चन है 24। आज थोड़ा टाइम लग रहा है ज़्यादा। कह रहा है थिन सिलेंड्रिकल शेल है, सब्जेक्टेड टू इंटरनल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है। अब देखो बेसिक है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच या पाई बाय 4 डी स्क्वायर एच। स्क्वायर किस में आ रहा है, डायमीटर में, तो ट्वाइस होगा डायमीटर वाला, और लॉन्गिट्यूडनल जो हाइट है ये एच क्या है, लेंथ, सिंगल होगा लेंथ वाला, ये ट्वाइस होगा। देखो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल, एक तो 2 आता है। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन यानी कि सरकमफ्रेंशियल मतलब डायमीटर प्लस ट्वाइस लॉन्गिट्यूडनल, ये लग रहा है। देखो ट्वाइस सरकमफ्रेंशियल नहीं, ये दोनों में ट्वाइस कर रहा है। देखो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट होंगे, बेसिक भी नहीं पता तो। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर 24 का बी हो जाएगा। नहीं, ये कैसे होगा गाइस, बी, हम अभी कर तो रहे हैं। देखो डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस, अभी बताया मैंने, सरकमफ्रेंस होता है डायमीटर, तो सरकमफ्रेंस का ट्वाइस है, तो सरकमफ्रेंस का ट्वाइस तो ये है ना, ये कह रहा है 2d प्लस एल, ये तो कह रहा है एल प्लस 2d, सॉरी डी प्लस 2l, ये कह रहा है, ये गलत है, ये सही है गाइस, सी आंसर हो जाएगा 24 का। देखो मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद, तो गलती हो सकती है। कह रहा है रिफ्रैक्टिंग लाइनिंग ऑफ अ फर्नेस हैज़ थिकनेस दे दी, ठीक है, ये सेम सवाल, सेम कंसेप्ट पे सवाल रिपीट कर दिया। ये क्या दे दिया, के और क्यू दे दिया, हीट लॉस, टेम्परेचर डिफरेंस, भाई क्यू क्या होता है, क्यू बाय ए, के डेल्टा टी बाय थिकनेस डेल्टा एक्स। ठीक है गाइस, अब क्यू क्या है 180, लेकिन ये वॉट के लिए इसको आवर है तो 360, मतलब 16 टू 60 3600 से सेकंड्स में आ जाएगा, केजी पर सेकंड्स मीटर स्क्वायर। और के कितना है 0.04 इंटू डेल्टा टी हमें निकालना है, और नीचे कितना है 200, इसको क्या लिखेंगे हम 200 बाय 1000, पहले भी किया एक सवाल ऐसा, 0.2। ठीक है इस, अब इसको पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो हटाया 100, ये 2 जीरो हटाया 10, एक जीरो, इससे एक हटा, 2 2 जा 4, ये क्या बचा 2/10। देखो इसको इससे काटा, 18 को काटा 2 से, ठीक है 18 को काटा 2 से, और 20। ठीक है गाइस, कोई गड़बड़, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है गाइस। अब कितना आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय ये 0 है, ये इससे कट गया, तो 1/4 आ गया, ये डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। ये किलो, किलो वाला पार्ट था, तो यानी कि इस किलो को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1000, इसको काटेंगे 250, एग्जैक्ट आंसर आ गया। अगर मुझे 1000 याद भी नहीं आता तो 1/4 यानी कि 0.25, एक ही ऑप्शन है 0.25, गलत है। और देखो डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, अब 26 पे आते हैं। कह रहा है फोर्स कन्वेक्शन है, सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो एच है वो पूछ रहा है फोर्स्ड में, फोर्स्ड, ठीक है, तो फोर्स्ड में कह रहा है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फंक्शंस ऑफ, देखो रिनॉल्ड तो आएगा ही आएगा। ठीक है गाइस, अब इसमें देखो पेरेंटल भी ग्रेसॉफ, देखो ग्रेसॉफ नंबर नहीं आना चाहिए, यही तो कैच है। देखो दे रहा है ग्रेसॉफ, ग्रेसॉफ अगर जिसने बेसिक पढ़ा होगा ना, बेसिक, वो बता देगा ग्रेसॉफ एलिमिनेट कर दो बस तीनों ऑप्शन से। ये ग्रेसॉफ जो होता है वो फ्री कन्वेक्शन के लिए होता है, इसमें होता है रिनॉल्ड और पेरेंटल पे डिपेंड करता है गाइस। रिनॉल्ड की पावर n होती है, पेरेंटल की पावर m होती है, जो नेसेल नंबर होता है k टाइम्स, ये होता है। अब इसमें लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पे भी डिपेंड करेगा, फिर वो डिटस बोल्टर इक्वेशन लगती है, बहुत कुछ है। ठीक है गाइस, कह रहा है मैक्सिमम हीट फ्लो के लिए क्रिटिकल डायमीटर पूछा है। देखो क्रिटिकल डायमीटर मुझे पता लग गया, मतलब डी पूछ रहा है, पहले आर का फॉर्मूला मुझे पता होता है। अब देखो डिवाइस देखूंगा मैं क्या है, स्फेयर है, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, सिलेंडर, सिलेंडर यानी कि सिंगल, सिंगल यानी कि इसमें 2 नहीं आता, और जो स्फेयर होता है उसमें डबल आएगा, यानी कि 2k/h, इसमें होगा सिंपल k/h। ठीक है, तो 2k कितना दे रखा है गाइस, k कितना है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.04, और h कितना दे रखा है गाइस 10। ठीक है, तो पॉइंट हटाया 1000 हो गया, 8 आ गया,
8 ऑप्शन में नहीं है, वरना कई लोग मार देते हैं, लेकिन ये आर आएगा इसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 2r 16/1000 मीटर, तो mm में क्या हो जाएगा 16 mm। समझ रहे हो गाइस, इजी क्वेश्चन। इफ द इनटेक एयर 1 आवर में जितना होगा उतना कवर करेंगे। इफ इनटेक एयर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। देखो इनटेक एयर बोल रहा है, ठीक है, इस इनटेक एयर आईसी इंजन का अगर तो एफिशिएंसी देखो बहुत बेसिक एकदम सिंपल सोचो कि आईसी इंजन में एयर आता है, एयर प्लस फ्यूल ये आता है कंबशन सिलेंडर में। अब कह रहा है एयर बढ़ेगा फ्यूल घटेगा, तो क्या होगा एफिशिएंसी घटेगी, क्योंकि आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट ये घट जाएगा, क्योंकि फ्यूल कम है तो फ्यूल से ही तो आउटपुट आ रहा है, कम फ्यूल जलेगा तो आउटपुट कम आएगा तो एफिशिएंसी कम आएगी, तो डिक्रीज हो जाएगा। बहुत इजी, तो ज़्यादा टफ नहीं पूछा, इसी इंजन में बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं। देखो हीट एक्सचेंजर लास्ट पेपर में भी इफेक्टिवनेस का क्वेश्चन आया था 2017 में भी, सेम क्वेश्चन देखो सेम कंसेप्ट रिपीट है गाइस फ्रॉम 2017। समझ रहे हैं गाइस, बस डाटा बदल दिया। देखो कैसे बताया था मैंने, मैक्सिमम ये है मिनिमम ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस 200 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 30 गया 165, ठीक है गाइस। और ऊपर इसका ले लेंगे जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इसका 120 है क्योंकि उसका वो कम होता है एमसी का प्रोडक्ट, ठीक है गाइस। मतलब डेल्टा टी मैक्स ले लेंगे और फिर डेल्टा टी मैक्स माइनस टी मिनिमम, ये अलग अलग फ्लूइड का है, ये सेम फ्लूइड का है, ये इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है गाइस। तो ये 120, अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो मैं 90 माइनस 35 कर लूँगा, 90 में से 35 कितना जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 40 55 हो जाएगा। अगर इससे नहीं आएगा तो 55 से आएगा तो किसी ना किसी से वो एमसी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक बार 55/165 निकालूंगा तो ये आ रहा है 50 से 150 1/3 यानी कि 0.33 के आसपास आ रहा है, एक वैल्यू मैच करके। इससे पता लग गया कि वैल्यू पॉइंट ज़्यादा आ रही है, तो इसको काट दूँगा नहीं। समझो गाइस, कंसेप्ट तो है ही, कंसेप्ट आपको मैं बता दूँ कंसेप्ट क्या होता है। नीचे एम सी स्मॉल, देखो मैं बताता हूँ, इंटू डेल्टा टी मैक्स बाई क्यू एक्चुअल, ये इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला होता है गाइस। अब आप कर लेना, अब हमें इस हिसाब से लेना है जिसका एम सी स्मॉल आए, ऊपर भी एम सी स्मॉल आ जाए, तो ये और ये पार्ट कट जाए और आंसर आ जाए। समझ रहे हैं गाइस। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैं आंसर तो ला ही दूंगा यार, कोई भी सवाल दे दो मुझे। 1 सिलेंडर ऑफ डीजल इंजन रिसीव्स मोर फ्यूल देन अदर। एक सिलेंडर जो डीजल इंजन का है वो मोर फ्यूल ले रहा है अदर। इट इज़ ए सीरियस कंडीशन फॉर दैट सिलेंडर एंड कैन बी चेकड बाय। मतलब एक सिलेंडर में डीजल, मल्टी सिलेंडर है गाइस, ठीक है, मल्टी है मान लो, ठीक है, मल्टी है। अब एक सिलेंडर उसका जो है वो ज़्यादा फ्यूल ले रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अब ये कह रहा है वो सिलेंडर, अब इसको चेक कैसे करोगे, कह रहा है जजिंग ऑफ सीजर पिस्टन, ज़्यादा फ्यूल आएगा तो देखो अब वही सेम कंसेप्ट हो गया, फ्यूल ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, बर्निंग होगा, तो सीजर ऑफ पिस्टन। अच्छा, कह रहा है चेकिंग द इनकम्प्लीट कम्बस्चन ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है, इनकम्प्लीट कम्बस्चन ऑफ दैट सिलेंडर। पूछ रहा है चेकिंग द सिलेंडर एग्जॉस्ट टेम्परेचर विद पैरानोमीटर। ये इसे कहते हैं ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। इसका आंसर है ना, लोग डी मार देंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूँ गाइस, इसको आप लोग डी मार दोगे। लेकिन जो इसने पूछा है ना, वो आप जिस दिन समझ लोगे, ये डायरेक्ट किताब का क्वेश्चन है गाइस। कौन सी गणेशन आती है ना, देखो इसमें क्या कह रहा है कि जजिंग द सीजर। आप एक बात बताइए, पिस्टन सीजर को आप कैसे पकड़ लोगे यार, चेकिंग द इनकम्प्लीट कम्बस्चन, यार इनकम्प्लीट कम्बस्चन आप कैसे चेक कर लोगे यार। हो सकता है कि एयर भी ज़्यादा जा रहा हो, इनकम्प्लीट कम्बस्चन हो रहा है, लेकिन मान लो एयर भी ज़्यादा है, तो क्या इनकम्प्लीट कम्बस्चन होगा, नहीं, एयर ज़्यादा फ्यूल ज़्यादा, तो कम्बस्चन हो जाएगा पूरा, कम्बस्चन बेटर। पिस्टन सीजन मान लो नहीं हुआ, पिस्टन सीजन नहीं, लेकिन एग्जॉस्ट में टेम्परेचर तो ज़्यादा आएगा गाइस, फ्यूल ज़्यादा है, अगर फ्यूल मोर है तो ये 100% श्योर है, और इसका आंसर सी हो जाएगा। नहीं गाइस, इसे कहते हैं बेहतरीन सवाल। मैं नहीं मारूंगा इसे, मैं जिसमें गलत मारूंगा ना मैं एक्सेप्ट कर लूँगा आपके सामने कि हाँ इसमें मैं ये मारता, लेकिन इसमें नहीं करूँगा गलत। इसमें तो गाइस मैंने इस गणेशन पूरी किताब पढ़ी है अच्छे से,
कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए आप गणेशन के, आपका काम बन जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंबस्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है गाइस। तो इसमें क्या कह रहा है, द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल एज ए फ्यूल इज़ हाई। सही बात है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है फ्यूल का, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये जरूर देखना होता है गाइस। ठीक है, अब ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है गाइस, जो अपने आप जल जाना। ठीक है, तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल मतलब कह रहा है पेट्रोल का जो ज़्यादा है डीजल से, होता है भाई ज़्यादा। अब कंसेप्ट क्या है इसमें, देखो स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं हम। ठीक है गाइस, मतलब किसी एक चीज़ को आप स्पार्क प्लग से बर्न कर रहे हो पेट्रोल में, और जो डीजल होता है, डीजल को आप ऑटोमेटिक बर्न कर रहे हो। आपने कंबस्चन पढ़ा होगा गाइस। किसी चीज़ को आप बेसिक सोचो, आपको माचिस की तिल्ली लगा के जलानी पड़ रही है और एक अपने आप जल जा रही है, तो किसका टेम्परेचर ऑटोमिनेशन ज़्यादा है? जिसको माचिस की तिल्ली लगानी पड़ रही है उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने आप नहीं जल रहा है। मतलब इसको हमें पेट्रोल को एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल मैकेनिज़्म से जलाना पड़ रहा है गाइस, एक्सटर्नल मैकेनिज़्म, और ये ऑटोमेटिक जल जा रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया बर्न हो गया। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है गाइस, ये तो पढ़ा है, ये नोट्स में है। द हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंस्ट्रेंड बाय पॉसिबिलिटी ऑफ डेटोनेशन। देखो गाइस, हर चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगी गाइस। मैं भी एक नोट्स की बात आ गई तो मैं बता दूं, नोट्स वालों का सिलेक्शन नहीं होता गाइस। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं ना जिन्होंने नोट्स पढ़ा है गाइस, उन्होंने नोट्स नहीं पढ़ा, उन्होंने है ना नोट्स के साथ कंसेप्ट समझे हैं, बुक्स कॉलेज में पढ़ी है। वो IIT एंड NIT वाले स्टूडेंट्स हैं गाइस, उन्होंने कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ा है सब्जेक्ट। मैं गाइस बहुत छोटे मोटे कॉलेज से हूँ, तो मैंने कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है गाइस, तो उस मैंने सारा कंसेप्ट बाद में पढ़े हैं, मैंने बुक पढ़ी है, एक एक किताब पढ़ के मुझे चीज़ें समझ आई है, तब जाके मेरा पेपर निकला है। कह रहा था हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंस्ट्रेंड बाय पॉसिबिलिटी ऑफ डेटोनेशन। कह रहा हाईएस्ट कंप्रेशन रेशियो ऑफ पेट्रोल इंजन इज कंस्ट्रेंड। सही बात है, जो पेट्रोल इंजन है उसकी आर की वैल्यू जो मैक्सिमम रखते हैं ना हम, जो आर की वैल्यू वो 10 तक रखते हैं मैक्स। और जो डीजल इंजन होता है ये पेट्रोल, ये 10 से स्टार्ट होता है, 10 से 20 इसकी होती है। मतलब इसको कहेंगे हम आर पेट्रोल लेस देन 10, आर डीजल ग्रेटर देन 10, ये होता है। क्योंकि डीजल में इंजन बड़ा होता है, टॉर्क ज़्यादा आता है, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है पेट्रोल में। पेट्रोल इंजन इज़ बेसिकली लेस सूटेबल फॉर सुपर चार्जिंग। यही सही बात है, इससे नॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि सुपर चार्जिंग होगी तो गाइस टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंड चार्ज बर्न होगा, एंड चार्ज बर्न होगा, एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, नॉकिंग होगा। यही हाई कंप्रेशन, देखो आर ज़्यादा होगा तो टी ज़्यादा होगा, फिर यही केस बनेगा। इसलिए तीनों सवाल सही है गाइस, तीनों स्टेटमेंट सही है। समझाने में टाइम लग रहा है बट अच्छा क्वेश्चन था। देखो फ्लडेड इवेपोरेटर एक्यूमुलेटर एट सेक्शन साइड ऑफ इज प्रोवाइडेड। देखो अब मुझे नहीं पता, ये सवाल न्यू था। एक फ्लडेड इवेपोरेटर रेफ्रिजरेटर है, फ्लड कर रहे हैं कुछ इवेपोरेटर, कह रहा है एक्यूमुलेटर लगा रहे हैं सक्शन साइड में, मतलब कंप्रेसर। ये प्रोसेस है यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे हम एक एक्यूमुलेटर लगा रहे हैं। ठीक है, किसने लगाया होगा? देखो एक है तो वेपर कलेक्ट कर लो या लिक्विड कलेक्ट कर लो, डिटेक्ट एनी लिक्विड। वेपर को क्यों कलेक्ट करेंगे हम गाइस? वेपर तो हमें बनाना ही है उसे, समझ रहे हैं गाइस? वेपर को क्यों कलेक्ट करेंगे? डिटेक्ट एनी लिक्विड इन द वेपर। ये लाइन थोड़ी अजीब सी लग रही है। रिटेन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, अरे एक्यूमुलेटर कर रहा है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को रिटेन एज ओरिजिनली वर्किंग। ये तो मतलब सबसे बेकार रॉन्ग स्टेटमेंट है। कलेक्टिंग लिक्विड रेफ्रिजरेटर एंड लिक्विड्स रिजर्वेशन, देखो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों का काम है। लेकिन वर्ड का मतलब क्या है? एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेट मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, हिंदी में कहें तो इकट्ठा मतलब किसी चीज़ को लेना, एक्यूमुलेट करना। ले इसमें डिटेक्ट कर रहा है, इसमें कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्ट और एक्यूमुलेट एक ही बात होगी, तो आंसर डी। नहीं पता तो भी कर सकते हैं। देखो पावर पूछ रहा है इंजन में, पावर कैसे? देखो आरपीएम दे दिया, प्रेशर दे दिया, ठीक है, डायमीटर दे दिया और ये दे दिया। अब आपने पावर निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर है पी, और मीन इफेक्टिव प्रेशर पी मीन इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे गाइस? पाई बाय 4 डी। अब देखो 4 स्ट्रोक है, पाई बाय 4 डायमीटर का स्क्वायर इंटू स्ट्रोक लेंथ एल इंटू एन बाय 120।
ये लगा दीजिए कंसेप्ट गाइस, ये कंसेप्ट लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ा टफ है। वैल्यू देखो π/4, मैं पहले π/4 की वैल्यू 1.33 करके कुछ क्या कैसे याद करता था, 0.785 शायद, π/4 की वैल्यू 0.785 करके कुछ ऐसे याद करके जाता था मैं। अब तो मैं बहुत दिन हो गए भूल गया हूँ। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 और इसका 100, नीचे क्या आएगा, इसका भी 100, एक और 100, ये डी स्क्वायर है ना गाइस। उसके बाद एन कितना है 4000 और डिवाइड बाय 120। इसको सॉल्व करिए और इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है गाइस, और फिर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आज मैं थोड़ा टायरिंग फील हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया है आज के लिए, तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं गाइस। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ चलो, ठीक है गाइस। देखो 4 है, 2 जीरो और 1 जीरो, 4000 पूरा चला गया, ठीक है गाइस। 1 जीरो से ये 10 चला गया। और कुछ लग रहा है? अभी कुछ नहीं लग रहा है। मैं अब क्या है देखो, 12 10 जा 12 से काट दिए इसे, 12 3 से, अभी कुछ नहीं काटता मैं ज़्यादा। 3 पाई ऊपर बच रहा है और नीचे 1000 बच रहा है, ठीक है। ये 3 पाई ये सब कट गया और नीचे 1000। अब देखो जीरो एक आध कम भी रह जाएगा ना तो आंसर आ जाएगा। अब देखो प्रेशर भी 10 ही है, समझ रहे हो गाइस। तो पीवी, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा आगे, अब मुझे पता है 10 है तो 10 टून कुछ कट जाएगा, 3 पाई की जैसा कुछ आंसर होगा। 3 इंटू 3.14 9.42 एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, समझ रहे हो गाइस, एग्जैक्ट आंसर आ गया, एग्जैक्ट। अब देखो पीवी वर्क क्या हो जाएगा, पीवी प्रेशर कितना है 3 पाई बाई 1000, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, और प्रेशर कितना है गाइस 10/10 10 टू द पावर 3 किलो पास्कल, नहीं 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 5 होता है ना ये, किलो के लिए 2 लेंगे। अब 1000 से 1000 सीधे कट गया, 3 पाई आंसर आ गया, ठीक है गाइस। 2 क्वेश्चन कर ही देते हैं, 35 हो जाएंगे पूरे। ये थ्योरेटिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प रिड्यूस द ब्लैक स्मोक एमिशन इन द डीजल इंजन। अब डीजल इंजन के बाहर ब्लैक स्मोक होता है, ये एक प्रॉब्लम है, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ब्लैक स्मोक एमिशन कम करेगा। तो रन एट लोअर लोड, लोड कम होगा तो अनबर्न्ड, लोड कम होगा तो फ्यूल सप्लाई कम होगा, फ्यूल सप्लाई कम होगा तो अनबर्न्ड जो है वो लेस हो जाएगा। ब्लैक स्मोक का मतलब क्या है, अनबर्न्ड कार्बन रह रहा है, अनबर्न्ड कार्बन, ठीक है सर। फिर हैविंग रेगुलर मेंटेनेंस, सही बात है, जब ये तो बहुत, ये सबसे सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि भाई इंजन को आप रेगुलर मेंटेनेंस कराओगे, रेगुलर मैकेनिक के पास ले जाओगे तो ब्लैक स्मोक नहीं आएगा। यूज़ डीजल ऑफ हाई सीटिंग, देखो यहाँ पे ना आपको डाउट करना चाहिए, जब भी हाई लो ऐसा कुछ टर्म आ जाए ना तो आपको डाउट करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, और ये स्टेटमेंट गाइस गलत है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों गलत है गाइस, हाई सीटेन नंबर, देखो लो सीटेन, हाई सीटेन का नंबर क्या होता है, हाई सीटेन नंबर यानी कि जो डेटोनेशन के, ये सब डेटोनेशन के लिए होता है। हाई सीटेन है, हाई वो है सीटेन, तो उससे क्या होगा कि वो अनबर्न ज़्यादा रहेगा, अनबर्न ज़्यादा रहेगा तो ब्लैक स्मोक आएगा, ठीक है गाइस। और नहीं समझ आए ये बहुत इसको याद कर लीजिए, जब सीटेन नंबर ज़्यादा होता है तो ब्लैक स्मोक ज़्यादा आता है, अनबर्न रह जाता है, बस। ये देखिए ये 1 है गाइस, ये 2 है, इसकी एफिशिएंसी कंपेयर करने को कह रहा है। तो एफिशिएंसी क्या होती है आपको पता है, वर्क बाय क्यू इनपुट। तो एफिशिएंसी 1 की निकाल लेता हूँ, एफिशिएंसी 1 की क्या आएगी गाइस 1। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ S2 माइनस S1, देखो S2 माइनस S1, तो इस टर्म को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है, ईजी है। और T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, डिफरेंस को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो हाफ और बेस x y और डिवाइडेड बाय क्यू इनपुट के लिए ये और जुड़ जाएगा गाइस, ठीक है। ये पीवी में भी ऐसी होता है, ये एक सवाल मैं लास्ट ईयर भी करा चुका हूँ, सेम कंसेप्ट पे आ गया है, ठीक है गाइस, नया नहीं आता, कंसेप्ट रिपीट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा एक्स वाई बाई 2 प्लस प्लस ये वाला पार्ट, ये पार्ट कितना हो जाएगा गाइस एक्स इंटू T2, ठीक है गाइस। इसको डिवाइड करना है गाइस, ठीक है गाइस, डिवाइड करना है इसको किससे, इस वाले पार्ट से। तो इसमें ट्रायंगल का एरिया तो यही होएगा, ये y है ये x है, तो एक्स वाई बाई 2 और डिवाइड करना है, ये एफिशिएंसी 2 है, ठीक है गाइस, ये एफिशिएंसी 2 है।
एक्स वाई बाई 2 और डिवाइड करना है इसको किससे, ये पूरे ट्रायंगल के एरिया से। समझ रहे गाइस? तो इसको पूरे को ऐसा भी लिख सकता हूँ वैसे, लेकिन वैसे ही करते हैं, एक्स वाई बाई 2 प्लस ये ट्रेपीजियम, लेकिन वो टफ हो जाएगा गाइस, तो इसको मैं डायरेक्ट वैसे लिख देता हूँ। कैसे? एक्स इंटू ये पूरा T1, ये पूरा एरिया क्या होगा, ये हाइट क्या है T1, ये x है, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा T1 इंटू एक्स, रेक्टेंगल का एरिया। अब देखो गाइज, इसमें x कट जाएगा, x यहाँ पे ऊपर से कॉमन ले कट जाएगा, इसमें भी नीचे वाले में भी x कट जाएगा। देखो अब ऊपर क्या बन रहा है, अब y की वैल्यू रख देते हैं। अब देखो सॉल्व है, थोड़ा सॉल्व करना है बस। देखो ऊपर से भी कट जाएगा y, ये y बाई 2, y बाई 2 कट गया, ठीक है। अब ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा T1, और ये पार्ट नीचे रह जाएगा, ये वाला। देखो ये पार्ट और ये पार्ट ये कट गया, ठीक है। इस ये पार्ट और ये पार्ट बच गया है, ठीक है। इस अब तो T1 ऊपर चला गया, ये T1, और नीचे क्या बचा y बाई 2 प्लस y बाई 2, ठीक है। इस y बाई 2 और प्लस T2। अब देखो भाई इसमें आप सॉल्व करोगे कुछ, 2 एलसीएम लोगे 2 ऊपर जाएगा, और एक ही ऑप्शन में ऊपर T1 आ रहा है, तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2 एलसीएम में 2 T1 बाय y प्लस T2 आएगा, y की वैल्यू T1 माइनस T2 है ना, T1 माइनस T2, और यहाँ इंटू 2 इसमें भी आएगा, प्लस 2 T2, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2। नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा ना ऊपर जैसे T1 आएगा वैसे ही आ जाएगा आंसर। ठीक है गाइस, 35 है, इसको यहीं स्टॉप करते हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। थैंक यू गाइस। अगर ऐसा कुछ नहीं है, 4 सेट बनेंगे तो 4 सेट बना लेंगे एक पेपर के, लोड नहीं लेना है गाइस, आराम से करना है, समझना है कंसेप्ट को। भाई कोई स्टूडेंट की स्पीड ज़्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे समझ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, भाई प्रैक्टिस करो। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तुम दूसरों के हिसाब से नहीं चलोगे, तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपना तरीका फॉलो करना है, अपने हिसाब से तैयारी करनी है। बट हाँ, सिलेक्शन के लिए तुम्हें उस लेवल पर पहुंचना पड़ेगा। ओके गाइस, सो बाय बाय, आज के लिए बंद करते हैं, मेरे को भी टायर्ड हो गया हूँ मैं काफ़ी। ठीक है गाइस, थैंक यू।